हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 5 इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्टली लेट्स रिवाइज। हम ये देखेंगे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था। इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड द यूनाइटेड नेशंस एंड गॉट टू नो अबाउट इट्स रोल इन पीस कीपिंग. We also got to know that India has always helped the United Nations in this task. लास्ट चैप्टर में हमने यूएन यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कि कैसे पूरी पूरी दुनिया में पीस मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन का क्या रोल है। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया कैसे यूनाइटेड नेशन की हेल्प करता है पीस मेंटेन करने में. In this chapter, we shall take a critical review of India's relation with neighboring countries. We will also understand India's relation with some faraway nations. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे कंट्री का आसपास के जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ कैसा रिलेशन है एंड साथ ही साथ जो दूर की फार अवे कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसा रिलेशन है. तो यहाँ इंडिया का मैप दिया हुआ है एंड आसपास की कंट्रीज़ भी दी हुई हैं, जैसे इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हो गया. काबुल इज़ कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री हो गई. नेपाल हो गया, देन बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया. ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं. इंडिया एंड हर नेबर्स. इंडियाज़ पोजिशन इन एशिया इज़ जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट. हमारी कंट्री जिस जगह पे है, मतलब जोग्राफिकली हम जहाँ लोकेटेड हैं एशिया में, हमारी पोजीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ हमारी जो कंट्री है वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल हैं कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी कैसी होती है. अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, मालदीव्स are India's neighbors. The values of equality and mutual respect have a great importance in India's foreign policy. India has established relations with neighboring countries on the basis of these values. अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, चाइना, मालदीव्स, ये सारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ है. इसका मतलब है इंडिया के पड़ोसी है. और हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है. हमारी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये सिखाती है कि इक्वालिटी क्या होती है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, मतलब हर कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन रखना, हर कंट्री की रिस्पेक्ट करना, अपने कंट्री के लोगों की रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें सिखाती है. साथ ही साथ हमारी जो ये दो वैल्यूज़ हैं ऑफ इक्वालिटी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इसके कारण ही हमने आसपास की कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना रखा है. India is the biggest country in the Indian subcontinent. Similarly, India is economically and technologically more advanced. It is thus natural that India has a great influence among the South Asian countries. India सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. साथ ही साथ इंडिया बाकी कंट्री से इकोनॉमिकली भी और साथ ही साथ टेक्नोलॉजीज़ भी देखे जाएँ कि किस कंट्री में ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है, तो उस चीज़ में भी आगे है. साथ ही साथ इसीलिए क्योंकि इंडिया इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, अच्छे से डेवलप्ड कंट्रीज़ है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिकली आगे है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए साउथ एशियन कंट्रीज़ में इंडिया का ग्रेट इन्फ्लुएंस है. नाउ कमिंग टू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि हमारे सबसे क्लोजेस्ट कंट्री जो है पाकिस्तान, उसके साथ कैसा रिलेशन है. In 1947, India was partitioned and two independent countries, India and Pakistan, were created. 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था और दो कंट्री डिवाइड हो गई थी. एक रह गई थी इंडिया एंड दूसरी हो गई थी पाकिस्तान. India Pakistan. Indo-Pak relations are influenced by three main factors. First, differences in the world views of both the countries. Second, the Kashmir question. And third, nuclear rivalry between the two countries. इंडिया और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या उस रिश्ते को तीन चीज़ें हैं जो हमेशा से इन्फ्लुएंस करती आ रही है. पहली चीज़ है कि दोनों कंट्रीज़ के बारे में पूरी दुनिया में क्या सोच है.
दोनों कंट्रीज़ के बारे में दूसरी कंट्रीज़ क्या सोच रखती है। सेकंड है कश्मीर का प्रॉब्लम, क्योंकि जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था उस समय जो कश्मीर था वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, ना वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ था ना वो इंडिया का पार्ट हुआ था। उस समय से कश्मीर की जो प्रॉब्लम चालू है, उसके बाद कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया था, लेकिन तब से जो कश्मीर के ऊपर प्रॉब्लम चालू है वो आज तक चलती आ रही है। और थर्ड, न्यूक्लियर राइवलरी, कि कभी भी कोई भी कंट्री वॉर डिक्लेयर कर सकती है एक दूसरे के अगेंस्ट, कभी भी कोई भी कंट्री एक दूसरे पे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकती है, ये प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टोटली डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज़। In line with the Indian worldview, India opposed the military alliances of the Cold War and tried to solve the Indo-Pak conflict bilaterally. इंडिया और पाकिस्तान की जो व्यूज़ है वर्ल्ड को लेकर वो बहुत अलग है। जैसे इंडिया का जो व्यू है वो ये है कि इंडिया ने कभी भी कोल्ड वॉर को सपोर्ट नहीं किया। इंडिया किसी भी कंट्री से जाकर नहीं मिली, चाहे वो सोवियत यूनियन हो चाहे वो यूएस से हो। साथ ही साथ इंडिया और पाकिस्तान की जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया ने साथ बैठ कर दोनों कंट्रीज का सोचते हुए सॉल्व करने की कोशिश की। द शिमला अग्रीमेंट ऑफ 1972 was based on this principle. On the other hand, Pakistan tried to maintain relation with Islamic countries and China and entered into a military agreement with America. और इसीलिए जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 पे, वो इसी चीज़ पर हुआ था कि इंडिया अपना कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहती थी पीसफुली। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन मेंटेन रखे, चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन रखे। और इसीलिए जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान ने मिलिट्री अग्रीमेंट किया था विद अमेरिका। Pakistan considers Kashmir as the biggest hurdle in establishing relation with India. The first Indo-Pak war took place in 1965 over Kashmir. हमेशा से पाकिस्तान ये मानता है कि कश्मीर वो रीज़न है जिस कारण से पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती नहीं हो सकती, फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बन सकते। और हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का इशू रहा है। सबसे पहला इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था कश्मीर के ऊपर वो 1965 पे हुआ था। द ताशकेंत अग्रीमेंट वॉज साइंड इन 1966 बट नथिंग मच केम आउट ऑफ इट। और फिर इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की जो भी परेशानी थी उसे सॉल्व करने के लिए ताशकेंत अग्रीमेंट दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया था। और जब ये अग्रीमेंट साइन करने हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री गए थे, उसी समय उनकी वहीं ताशकेंत में डेथ हो गई थी। एंड नोबडी नोज़ वो डेथ कैसे हुई थी। तो ये जो ताशकेंत अग्रीमेंट हुआ था, ये अग्रीमेंट भी सक्सेसफुल नहीं रहा, कह सकते हैं सिर्फ नाम का था। Even though the 1971 war was about the creation of Bangladesh, it also had the dimension of Kashmir problem to it. Next, 1971 में बांग्लादेश के क्रिएशन के ऊपर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उसका रीज़न यही था कि पाकिस्तान का क्रिएशन जो है वो इशू था, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं कश्मीर इशू जो था वो भी रीज़न था इस 1971 के वॉर का। द शिमला अग्रीमेंट इन 1972 provided a new format to the interaction between India and Pakistan. In 1999, there was a conflict between India and Pakistan over the infiltration by Pakistan in the Kargil region. नेक्स्ट जो शिमला अग्रीमेंट हुआ था 1972 में, उसमें कुछ कुछ न्यू वेज आए थे कि कैसे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे किए जा सकते हैं, कैसे उनका इंट्रैक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, पीस मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट 1999 में अगेन जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? क्योंकि जो पाकिस्तान है वो कारगिल एरिया में इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था। इवन टुडे द कश्मीर इशू इज़ द बेसिक कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज। द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैज़ चेंज्ड एंड दिस न्यू टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टेररिज्म। आज तक
इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो परेशानी है वो कश्मीर के ऊपर ही है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले वॉर होते थे, पहले दोनों कंट्री सामने खड़े होती थी और लड़ती थी। लेकिन आज के समय ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चेंज हो गया है। एंड आज के समय पाकिस्तान से जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो लोग अपने आप को कंट्री का नहीं मानते। ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टेररिस्ट को। इसीलिए एक न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, वो है आतंकवाद, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है एंड जो कंटिन्यूसली हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। Both India and Pakistan conducted nuclear tests in 1998 and that gave rise to new concerns in this region. Many countries feels that these two nations should not get locked in nuclear conflict. One more issue in Indo-Pak relation is the border dispute in Sar Creek area. नेक्स्ट 1998 में इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था और इसके बाद दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर की तरह सामने आ गई थी। बहुत सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को ऐसा लगता है कि ये दो नेशंस को न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसे न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनाना चाहिए। मतलब किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में अपना न्यूक्लियर पावर नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये दोनों कंट्रीज़ के लिए डेंजरस होगा। साथ ही साथ एक और जो इशू है इंडो पाक रिलेशन में वो है बॉर्डर डिस्प्यूट इन सर क्रीक एरिया। Both countries have made efforts to establish a dialogue with each other, but considering the way in which Pakistan is supporting terrorists against India and is engineering terrorist activities in India, all efforts at establishing dialogues are proved to be unsuccessful. दोनों कंट्रीज़, चाहे इंडिया हो पाकिस्तान हो, दोनों कंट्रीज़ कोशिश कर रही है कि अच्छे रिलेशंस क्रिएट हो दोनों कंट्रीज़ के बीच। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने गलत तरीके यूज़ किए हैं, आतंकवादियों का यूज़ किया है इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, इंडिया में अटैक कराने के लिए, वो चीज़ गलत है। पाकिस्तान हमेशा से अपने जो टेररिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट करता आ रहा है फाइनेंशियली, ताकि वो इंडिया पे अटैक कर सके। और इसीलिए हम दोनों कंट्रीज़ के बीच किसी तरह का भी पीस नहीं है, किसी तरह की भी सुलह नहीं हुई है, ये कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड है। इंडिया चाइना, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज कनेक्टेड टू टू इशूज़। फर्स्ट इज बॉर्डर इशू एंड सेकेंड इज स्टेटस ऑफ तिब्बत। इंडिया और चाइना के बीच जो परेशानी है वो दो परेशानियां हैं। पहला है बॉर्डर इशू, चाइना हमारा एरिया कवर करना चाहता है, एंड सेकेंड है स्टेटस ऑफ तिब्बत। The border dispute between India and China is related to Aksai Chin area and the McMahon Line. China claims that area south of Aksai Chin and McMahon Line, which is Arunachal Pradesh, is Chinese territory. China is not willing to agree that McMahon Line is an international border. India made several efforts to sort this border dispute by means of dialogue, but it has not met with success. तो इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो रिलेटेड है दो एरियाज़ को लेकर, एक अक्साई चिन एरिया और एक मैकमोहन लाइन। चाइना का कहना है कि अक्साई चिन एरिया का जो साउथ एरिया है वो चाइना को बिलोंग करता है, एंड मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है वो एरिया भी चाइना को बिलोंग करता है। और चाइना ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो चाइना का नहीं है। इंडिया ने बहुत कोशिश की चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस सेट करने के लिए, बनाने के लिए, लेकिन हमेशा अनसक्सेसफुल रहे। इन 1962 चाइना अटैक्ड इंडिया, और 1962 में चाइना ने इंडिया को अटैक किया था इन इश्यूज़ के कारण। Tibet was traditionally autonomous, but when China was stepping up its military control in Tibet, Dalai Lama took asylum in India. This issue has been responsible for the conflict between two countries. अब क्या हुआ, जो कंट्री है तिब्बत वो हमेशा से ट्रेडिशनली फ्री थी, ऑटोनॉमस थी, किसी के अंडर नहीं थी, लेकिन चाइना ने कोशिश की कंट्रोल करने की तिब्बत को मिलिट्री कंट्रोल से। उस समय जो दलाई लामा थे वो इंडिया में आकर रहने लगे।
चाइना से बचने के लिए। इसी कारण से हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है तिब्बत के इशू पे। The threat to India's security is increasing due to the friendship between China and Pakistan, supply of weapons from China to Pakistan, and also transfer of missiles and nuclear power technology. इंडिया की सिक्योरिटी पे हमेशा से थ्रेट रहा है, हमेशा से एक डेंजर रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चाइना पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो बढ़ती गई। चाइना ने पाकिस्तान को जितने वेपन सप्लाई कर सकते हैं सप्लाई किए, और साथ ही साथ चाइना ने अपने कंट्री से मिसाइल, न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी सब कुछ चाइना को ट्रांसफ़र कर दी। The increasing friendship between China and Pakistan and increasing influence of China over India's other neighbors is a cause of concern for India. चाइना को हमेशा से इंडिया से प्रॉब्लम रही है, हमेशा से डिस्प्यूट रहा है चाइना और इंडिया के बीच। मैंने आपको बताया 2 रीजंस के कारण। इसी कारण से चाइना पाकिस्तान को तो कंट्रोल कर रखा ही है, पर इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है एंड इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है। Even then, India has always made efforts to improve relation with China. A joint executive group has been set up to solve the Sino-Indian border dispute. When the rate of economic growth of both India and China increased, the trade relation between both the countries began to get strengthened. और इसी के बाद से ऐसा हुआ है कि इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है कि चाइना के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखें, और साथ ही साथ एक जॉइंट एग्जीक्यूटिव ग्रुप भी बनाई गई थी चाइना और इंडिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। और जैसे जैसे इंडिया और चाइना दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ होते जाता है या होते गया है, वैसे वैसे दोनों के बीच जो ट्रेड रिलेशंस है वो भी अच्छे होते गए। मतलब हमारे कुछ अच्छे रिलेशंस भी हैं चाइना के साथ। बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड अ सीरीज ऑफ tripartite talks between Russia, China, and India, Sino-Indian relations are improving slowly. Even though the border dispute is not completely resolved, it has taken a back seat, and relation in other countries have become more important. और साथ ही साथ इंडिया चाइना का इकोनॉमिक ट्रेड रिलेशन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, और कुछ और भी रीजंस है, जैसे रशिया, चाइना, इंडिया के बीच जो रिलेशन है वो धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं। और सिनो इंडियन रिलेशन, मतलब ये चाइना इंडियन रिलेशन को ही कहा जाता है, ये रिलेशन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। और बॉर्डर डिस्प्यूट तो है, वो कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी थोड़ा सॉल्व हो चुका है, और दोनों कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखें। इंडिया एंड अदर नेबर्स, there is a lot of political instability in Afghanistan. The dominance of the terrorist organization Taliban is responsible for this. India has extended help to bring peace, security, stability, and curb violence and establish a democratic government. हमेशा से पाकिस्तान जो कंट्री है पॉलिटिकली वहाँ इंस्टेबिलिटी रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमेशा से आतंकवाद वहाँ रहा है। वहाँ की जो ग्रुप है तालिबान, उन्होंने कभी भी कंट्री को सही तरीके से चलने नहीं दिया। वहाँ की जो सिविलियंस हैं उन्हें बहुत सहना पड़ता है, और हमेशा से इंडिया ने कोशिश की है कि वहाँ पे उन्हें हेल्प करे, वहाँ पीस ला कर उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वहाँ के वायलेंस को ख़त्म करे, और हेल्प करे उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने में। Similarly, India is also helping Afghanistan in re-establishing communication facilities that have got destroyed due to war, build roads, cooperate in the fields of science and technology, and build schools, health facilities and irrigation projects. साथ ही साथ इंडिया ने कोशिश की अफ़गानिस्तान की हेल्प करने में। वहाँ की जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के कारण, उन्हें दोबारा इस्टेब्लिश करने में, साथ ही साथ वहाँ रोड्स बनाने में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसे डेवलप करने में, वहाँ स्कूल्स बनाने में, हेल्थ फैसिलिटीज़ देने में, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करने में। बांग्लादेश,
Today's Bangladesh is the East, while East Pakistan. When Pakistan was created, it had two parts, West and East Pakistan. There was a linguistic difference between the two. There were other political conflicts as well. आज का जो बांग्लादेश है एक्चुअली में वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था हमारी कंट्री से, तो दो पाकिस्तान क्रिएट हुए थे, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। और हमेशा से इन दोनों पार्ट्स में प्रॉब्लम रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज डिफरेंस, नेक्स्ट प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट थे इन दोनों के बीच में। The movement to liberate Bangladesh emerged out of this. This movement tried to free Bangladesh from the dominance of West Pakistan. India helped Bangladesh in its freedom struggle. Bangladesh was formed in 1971. और हमेशा से बांग्लादेश मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान था वो चाहता था कि वो अलग हो जाए वेस्ट पाकिस्तान से, क्योंकि हमेशा से वेस्ट पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान पे मतलब आज के बांग्लादेश पे डोमिनेंस रहता था। इसीलिए इंडिया ने बांग्लादेश की हेल्प की। 1971 का जो वॉर हुआ था उसके बाद बांग्लादेश का एज अ सेपरेट कंट्री फॉर्मेशन हुआ। Some treaties were signed between India and Pakistan about sharing river water and some regarding the shared border, which put an end to the conflict between them. Now, trade relations between the two countries are growing. और इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों कंट्रीज़ है उनके बीच कुछ ट्रीटीज साइन हुई थी, क्योंकि हमारी जो रिवर वाटर है वो वहाँ जाती है, उस नाम पे हुई थी, बॉर्डर शेयरिंग के नाम पे हुई थी, जिसके कारण इंडिया बांग्लादेश के बीच बॉर्डर का जो इशू था वो भी ख़त्म किया गया, जिसके बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं रह गया। और ट्रेड रिलेशन जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत अच्छे हैं। श्रीलंका, India has friendly relation with southern neighboring Sri Lanka. Political instability in Sri Lanka after 1985 was a result of difference between the Tamils and the Sri Lankan government. At that time, India had sent a peacekeeping force to help Sri Lankan government. इंडिया का हमेशा से साउदर्न नेबरिंग कंट्री जो है श्रीलंका, उसके साथ बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। श्रीलंका में 1985 के बाद ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी। इंस्टेबिलिटी मतलब वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की गवर्नमेंट पूरी हिल गई थी, प्रॉब्लम्स थी वहाँ की गवर्नमेंट में, क्योंकि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी वो हमेशा से जो तमिल्स थे उन्हें डोमिनेट करती थी, एंड हमेशा से ये जो तमिल्स थे ये फ्रीडम चाहते थे। इसी समय इंडिया ने अपने तरफ से एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। फ्रेंडली रिलेशन विद श्रीलंका आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन। और हमारी कंट्री के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम साउदर्न एरिया से सिक्योर है, इंडियन ओशन का जो वे है वहाँ से सिक्योर है, हम इस चीज़ से सिक्योर है कि हमें कोई वहाँ से अटैक नहीं करेगा। नेपाल एंड भूटान आर landlocked countries surrounded by mountainous terrain. Their boundaries are linked with India and China. The foundation of friendship between India and Nepal was laid with Indo-Nepalese Friendship Treaty in 1950. नेपाल और भूटान ऐसी कंट्रीज़ है जो पहाड़ों से घिरी हुई है। इन कंट्रीज़ का बॉर्डर इंडिया के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। इंडिया और नेपाल की जो फ्रेंडशिप है वो स्टार्ट हुई थी विद इंडो नेपालिस फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1950. According to this treaty, Nepalese citizens can not only enter India but they are also permitted to take up government jobs and carry on trade in India. ये जो ट्रीटी हुई थी इंडो नेपालिस फ्रेंडशिप ट्रीटी, इससे क्या हुआ था कि जो नेपाल के लोग हैं वो आराम से इंडिया आ सकते हैं, यहाँ के कोई भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, यहाँ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एंड हमें भी नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट नहीं लगता। द ईयर 1990 मार्क द बिगनिंग ऑफ नेपाल्स ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी। और 1990 के बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी आ गई। नेपाल इज़ डिपेंडेंट अपॉन इंडिया फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बेसिक फैसिलिटीज़, फूड रिलेटेड नीड्स, ट्रेड एंड एनर्जी नीड्स। नेपाल भी हम पे बहुत चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है, जैसे उसकी इकोनॉमी की प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि वो ट्रेडिंग करता है हमारे साथ। उसकी बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं।
फूड नीड्स के लिए, इसलिए क्योंकि हम यहाँ से फूड की भी ट्रेडिंग करते हैं, फूड ग्रेन्स की, देन ट्रेड हो गया, देन एनर्जी नीड्स के लिए भी इंडिया पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है नेपाल। India sent a lot of help to Nepal at the time of 2015 earthquake। और 2015 में जब अर्थक्वेक आया था नेपाल में, तो इंडिया ने अपने तरफ से नेपाल की बहुत हेल्प की थी। इसी कारण से इंडिया नेपाल के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।